हेलो स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने इसके 25 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लीजिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है नीचे, आप जाके उसको वहाँ देख लीजिए। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा, नो बकवास, ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, अ प्रोसेस in which the particle size of a substance is reduced from its small size to smaller or fine state। क्या मतलब है इसका? क्या कह रही वो प्रोसेस जिसमें के किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी चीज़ है, उसके जो पार्टिकल साइज़ हैं उसको छोटा किया जाता है। छोटा है तो और छोटा किया जाता है, और छोटा है तो और ज़्यादा छोटा किया जाता है। उसी को कहते हैं फाइन स्टेट या फाइनर स्टेट। यानी जो भी पार्टिकल साइज़ अगर पाउडर है तो और उसको पाउडर बनाया जाएगा, फाइन पाउडर बनाया जाएगा। और फाइन पाउडर है तो उसको वेरी फाइन पाउडर बनाना, या माइक्रो फाइन पाउडर बनाना, या सुपर फाइन पाउडर बनाना। उसके यानी यही इसका पार्टिकल साइज़ को छोटे से छोटा करना। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ के साइज़ को छोटा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिल्ट्रेशन नहीं, साइज़ रिडक्शन। जी हाँ, ये इसका आंसर है, साइज़ रिडक्शन। ठीक है, ये वाला आंसर इसका साइज़ रिडक्शन आंसर बी है। या उसको मिलिंग भी कहते हैं या कॉम्बिन्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिन्यूशन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? बी। ये अब सी क्या है? मिक्सिंग तो नहीं, मिक्सिंग भी नहीं है। फिल्ट्रेशन नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं है। साइज़ रिडक्शन है हमारा आंसर। और मैं आपसे बहुत अपोलोजाइज़ करूँगा, सॉरी बोलूँगा कि चूँकि लाइट की दिक्कत है यहाँ पे, इसलिए मैं वीडियो इस तरीके से बना रहा हूँ। वरना मैं इसको बोर्ड पे बनाता, डिजिटल बोर्ड पे, और वह बहुत अच्छे से आपको उसमें साफ दिखते सारी चीज़ें। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाउडर आर मेंशनड इन आईपी। ये कह रहे हैं कितने तरह के पाउडर आईपी के अंदर बताए गए हैं कि इस तरह के पाउडर होते हैं। यानी 2 तरीके के, 4 तरीके के, 8 तरीके के, कितने तरह के पाउडर पाए जाते हैं। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया। अब इंडियन फार्माकोपिया क्या है ये मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार और बता देता हूँ कि इंडियन फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जिसके अंदर कोई भी दवा बनाई जाए इंडिया में तो उसके बारे में डिटेल से सारी बातें लिखी हुई हैं कि उसमें कितना, कौन सा केमिकल कितना मिलाया जाएगा, कितना उसको सुखाया जाएगा, उसके मतलब कितने mg की दवा बनेगी, क्या क्या सारी डिटेल्स उसके अंदर लिखी रहती हैं। वो जो बुक है स्टैंडर्ड, उसी को बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया। और हर कंट्री की अपनी अपनी, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। जैसे ब्रिटिश का है तो उसको बोलते हैं BP, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, तो कितने तरह के पाउडर हैं? तो एक इसमें ऑप्शन है 5, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 तरह के पाउडर होते हैं। आंसर हमारा क्या है? सी। ये वाला सी वाला आंसर हमारा राइट है कि 7 तरह के पाउडर मेंशंस हैं। वो क्या हैं? एक है कोर्स पाउडर, दूसरा क्या है? मॉडरेट कोर्स पाउडर, तीसरा क्या है? मॉडरेट फाइन पाउडर, चौथा क्या है? फाइन पाउडर, पाँचवा क्या है? वेरी फाइन पाउडर, और छठा क्या है? माइक्रो फाइन पाउडर, और सातवां क्या है? सुपर फाइन पाउडर। ठीक है, तो ये 7 तरीके के हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने फार्मास्यूटिक्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, इस टाइटल से मैंने वीडियो बना के बहुत डिटेल से उसमें समझाया है। और वो 10 जो वीडियोज़ हैं वो 10 आंसर के, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पाउडर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, अगर आपको और डिटेल चाहिए इसमें तो। और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने 10 आंसर वाली मतलब वीडियो बनाई है। चूँकि उसमें मैंने लॉन्ग टाइप के जो आंसर होते हैं उनके क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए उसमें। ठीक है, और उसमें मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी दिखाए हैं, मतलब एनिमेशन के टाइप के, आप जाके देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज़ किया है तो आपको अच्छे से समझ में भी आ सकता है और याद रखने में भी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, विच इज़ नॉट एन
इक्विपमेंट ऑफ मिक्सिंग। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिक्सिंग का इक्विपमेंट नहीं है, यानी जो मिक्सिंग करने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो पहले ये जानिए कि मिक्सिंग क्या होता है। सपोज दैट मान लीजिए आपके पास पानी है, उसमें आप अगर तेल मिला रहे हैं, सरसों का तेल मान लीजिए, तो मिलता नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन उसको ये खूब घुमाएंगे, खूब उसमें हाथ डाल के खूब घुमाएं, खूब घुमाइए, लकड़ी डाल के, कुछ भी चम्मच डाल के, तो किसी हद तक वो मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ मशीनरी होती है जो इसी तरीके से बहुत तेज़ी से घुमाने का काम करती है, और उसके अंदर ब्लेड्स होते हैं वो काटने का भी काम करती है। इसके पे ऊपर भी मैंने मिक्सिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया, मशीन भी दिखाई है मैंने उसके अंदर, उसका पूरा प्रोसेस भी बताया है उस लॉन्ग टाइप के जो आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो मिक्सिंग क्या है कि मतलब दो इमिजिबल चीज़ों को मिलाने की जो मशीनरी होती है, ये मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, मिक्सिंग। इमिजिबल यानी जो दो न मिलने वाली चीज़ें हैं। तब उसके लिए कौन सी मशीन यूज़ होती है, तो सिल्वर्सन मिक्सर। जी हाँ, ये आंसर इसका ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो दिए गए इक्विपमेंट्स हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तो सिल्वर्सन मिक्सर ये भी मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है, ट्रिपल रोलर मिल ये भी मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है, डबल कॉन ब्लेंडर ये भी मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है, हैमर मिल ये मिक्सिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि ये साइज़ रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो साइज़ को ये क्या करता है, छोटा करता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या है, डी वाला आंसर हमारा ठीक है कि ये क्या है, एक तरीके का मिक्सिंग इक्विपमेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 28 वाले में कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट्स, या उन इक्विपमेंट्स का नाम लिखिए या उन इक्विपमेंट्स के बारे में लिखिए जो क्या है मिक्सिंग में काम आते हैं, मिक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो आप ये तीनों लिख सकते हैं, सिल्वर्सन मिक्सर हो गया, ट्रिपल रोलर मिल हो गया, और डबल कॉन ब्लेंडर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टेबलेट फॉर्मुलेशन। ये कह रहे हैं कि जो नीचे ये बहुत सारे टाइप्स दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेबलेट के फॉर्मुलेशन में काम नहीं आता, यानी टेबलेट का फॉर्मुलेशन का टेक्निक नहीं है। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो टेबलेट बनाने की टेक्निक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे टेबलेट दो तरीके के, बल्कि 4 तरीके के हैं, लेकिन 2 ज़्यादा फेमस है। एक है कॉम्प्रेस्ड मेथड, ठीक है, एक है कॉम्प्रेस्ड मेथड, एक है मोल्ड उसका यानी मोल्ड करके बनाया जाता है, मोल्डेड मेथड। ठीक है, तो अब जो कॉम्प्रेस्ड मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब वो 3 तरीके से, उसमें 3 तरीके से दवाएं बनती हैं जो कॉम्प्रेस्ड वाला है। ठीक है, उसमें क्या क्या, एक है डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, दूसरा होता है वेट ग्रेनुलेशन कॉम्प्रेशन, तीसरा होता है ड्राई ग्रेनुलेशन कॉम्प्रेशन। ठीक है, अब डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में क्या होता है कि कोई भी पाउडर है उसमें कोई लिक्विड नहीं मिलाया जाता, डायरेक्ट उसको क्या गोली बना दी जाती है, टेबलेट बना दिया जाता है, कॉम्प्रेस्ड करके उनको चिपका दिया जाता है। ठीक, ये हो गया डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। दूसरा होता है वेट ग्रेनुलेशन, यानी उसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं और बिना उसको सुखाए, उसमें हीट नहीं देते, सिर्फ कॉम्प्रेस्ड करके उसको हल्का सा पानी मिलाया, उसको वेट किया, थोड़ा गीला किया और उसको क्या किया, ग्रेनुलेशन कर दिया, यानी उसके गोलियां बना दी, टेबलेट बना दिया। तीसरा होता है ड्राई ग्रेनुलेशन, के उसमें लिक्विड तो मिलाया, कोई पानी मिलाया सपोज दैट, लेकिन उसको हीट भी देते हैं और प्रेशर भी देते हैं, तो दोनों तरीके से करके उसको क्या करते हैं, गोली बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन। ठीक है, अब इसमें हमारा आंसर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टेबलेट फॉर्मुलेशन। तो ये तीनों जो हैं ए, बी और सी, ये तीनों तो इसके टाइप हैं ही, यानी फॉर्मुलेशन इस तरीके से तो दवा बनती है। तो चौथा क्या, एक्सट्रैक्शन मेथड। तो ये आंसर हमारा डी के एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, ये टेबलेट फॉर्मुलेशन की एक टाइप या एक टेक्निक नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेज़र टेबलेट फ्री एबिलिटी। ये कह रहे नीचे जो ये कई सारी चीज़ें दी गई हैं, मशीनें दी गई हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्री एबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है। किसकी फ्री एबिलिटी, टेबलेट की। अब ये जानिए कि फ्री एबिलिटी क्या होती है। फ्री एबिलिटर एक मशीन होता है, ठीक है, उसके अंदर टेबलेट को रखते हैं और वो गोल गोल घूमती रहती है, और उसमें एक ऐसी जगह होती है वहाँ जब जाती है वहाँ से तो एकदम से नीचे गिरती है धड़ाक से। ठीक है, तो उसमें कुछ उसके पार्टिकल्स टूट जाते हैं। अगर मैं ये बोर्ड पे पढ़ाता तो आपको अच्छे से समझाता, लेकिन मैं सॉरी कहूँगा, आई एम सो सॉरी कि यहाँ पे लाइट की दिक्कत है और इसलिए मैं बोर्ड पे मतलब पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो एक मशीन होती है फ्री एबिलिटर, उसमें टेबलेट जाता है, फिर वो धड़ाक से गिरता है। ठीक है, घुमाते उसको तो गिरता है, तो देखते कितना पार्टिकल्स उसके टूट रहे हैं।
ठीक है। तो उसमें यही चीज़ देखा जाता है, उसी को बोलते हैं फ्री एबिलिटी टेस्ट। यानी उसको मान लीजिए 10 राउंड घुमाया, तो उसको उसमें डालने से पहले पहले उसको वेट करते हैं कि मान लीजिए अगर 100 ग्राम की वो टेबलेट है कोई एक, फिर उसके बाद उसमें 10 बार घुमाने के बाद 10 बार वो गिरता है, उसके कुछ पार्टिकल्स टूटते हैं, फिर उसको अब वेट करते हैं कि वो कितना है। अगर मान लीजिए वो 95 ग्राम 10 ग्राम की दवा थी, अब वो 7 ग्राम रह गई है, ठीक है। अगर 10 ग्राम की दवा थी 7 ग्राम रह गई, तो 3 ग्राम उसके निकल गए, ठीक है। तो ये देखते हैं कि हाँ फ्री एबिलिटी इसमें कितनी है कि 3 ग्राम इसके निकलना, यानी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहीं पे इस दवा को, तो दवा ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके मेडिकल स्टोर में पहुंच जाती है, बल्कि वो कभी यहाँ रखा जाएगा, कहीं यहाँ रखा जाएगा, कभी उसमें लोड किया जाएगा गाड़ी में, फिर उतारा जाएगा। तो इस तरीके से वो कई बार पटकाती है, ऊपर नीचे झटका करते हुए झटकाती है, इधर उधर जाती है, तब जाके मेडिकल स्टोर में पहुँचती है। तो इसीलिए चेक किया जाता है कि ये कितना टूटेगी और कितना इसके अंदर पोटेंसी बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करना इसमें, बस ये अगर पूछेगा फ्री एबिलिटी टेस्टर मशीन का नाम क्या है, तो उसका नाम है, इसमें आंसर हमारा सी, रोश फ्री एबिलेटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रोश फ्री एबिलेटर, आंसर ये हमारा, ठीक है। एक है इसमें हाइड्रोफिलिसिटी, ये भी आंसर नहीं हमारा। एक है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, ये भी एक तरीके का क्या है, एवोल्यूशन ऑफ टेबलेट है। हाँ, एक टर्म और याद करिए, एवोल्यूशन ऑफ टेबलेट। एवोल्यूशन क्या होता है कि टेबलेट जब बन जाती है, कोई दवा बन गई टेबलेट, ठीक है, तो अब उसको चेक करते हैं, कई तरीके से परखते हैं कि ये क्या बिल्कुल सही क्वालिटी है इसकी, नहीं है, तो उसी को बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ टेबलेट, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, उसमें हार्डनेस उसका देखा जाता है, फिर उसकी फ्री एबिलिटी देखी जाती है, इसी तरीके से उसका डिसइंटीग्रेशन रेट देखा जाता है कि कितना जल्दी वो क्या है पानी में डालने में टूट जाते हैं वो, यानी हमारी बॉडी में जाने के बाद कितना जल्दी वो टेबलेट टूट जाता है, तो डिसइंटीग्रेशन देखा जाता है। फिर उसका डिसोल्यूशन देखा जाता है, कितना जल्दी वो डिज़ोल्व हो रहा है पानी के अंदर जाके, या हमारे पेट में जाएगा तो कितना जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं किसमें, एवोल्यूशन ऑफ ड्रग के अंदर। तो उसी का एक पार्ट होता है एवोल्यूशन ऑफ ड्रग है। एक फ्री एबिलिटी टेस्ट भी क्या है, एक तरीके का फ्री एबिलिटी टेस्ट भी क्या है, एक तरीके का एवोल्यूशन ऑफ टेबलेट है। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, आंसर हमारा सी है, रोश फ्री एबिलेटर। ये क्या करता है, एक तरीके का टेबलेट को चेक करने का एक चेक करने की मशीन होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सॉइड वैक्सीन। ये कह रहे हैं नीचे जो बहुत सारे वैक्सीन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है। अब टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होता है, बहुत सारे टाइप के वैक्सीन होते हैं, मैंने इसे फुल डिटेल वीडियो बनाया है कि कौन सा वैक्सीन कैसे होता है और कैसे बनाया जाता है उसको, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उसको देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ये लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़रूर पूछता है टाइप्स ऑफ वैक्सीन बताइए और उनके फॉर्मुलेशन के तरीके बताइए, ठीक है। उसको आप ज़रूर देखना जाके एक बार। यहाँ पे मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि टॉक्सॉइड वैक्सीन वो होता है कि जो बैक्टीरिया को, डायरेक्ट बैक्टीरिया को लेके वैक्सीन ना बनाया जाए, बल्कि बैक्टीरिया या वायरस जो भी माइक्रोब्स हैं उनके अंदर जो टॉक्सिन पाया जाता है, जो जहर पाया जाता है एक तरीके का, जो हमारी बॉडी में जाके एक अपना इफेक्ट दिखाता है, उसी टॉक्सिन को निकाल लिया जाता है बैक्टीरिया के अंदर से या माइक्रोब्स के अंदर से, और उसको डिटॉक्सिफाइड कर दिया जाता है, यानी उसके अंदर जो जहरीलापन है उसको निकाल दिया जाता है और फिर आदमी के बॉडी के अंदर उसी को इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या है, ए, टेटनस। टेटनस जो वैक्सीन होता है उसको बोलते हैं टेटनस टॉक्सॉइड भी बोलते हैं, टीटी, टेटनस टॉक्सॉइड। तो हमारा आंसर क्या है, टेटनस, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, ये रिकॉम्बिनेंट होता है। इन्फ्लुएंजा, ये भी हमारा ये आंसर नहीं है। रूबेला, ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या हमारा ए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ अ रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन। ये कह रहे नीचे जो वैक्सीन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। तो एक है टेटनस, टेटनस नहीं है, अभी मैंने बताया कि टेटनस क्या है, ठीक है। टेटनस क्या है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा ये भी नहीं है, रूबेला ये भी नहीं है। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन होता है। अब रिकॉम्बिनेंट क्या है ये आप उस डिटेल वाली वीडियो में देखिएगा क्या कैसे होता है। सिर्फ मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस है जो भी है उसका DNA लिया जाता है, उसको कुछ मॉडिफाई किया जाता है, कुछ उसमें चेंजिंग आती है, नई टेक्निक है, बिल्कुल नई इंजीनियरिंग है, नई टेक्निक के साथ उसमें कुछ चेंजिंग करके फिर उससे वैक्सीन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा GMP स्टैंड फॉर, कि GMP का फुल फॉर्म क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, सी हमारा गुड मार्केटिंग प्राइस, डी क्या है, गुड मार्केटिंग प्रोसीजर। तो आंसर हमारा क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ए क्या है इसका, GMP का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, ए वाला, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस।
क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, फैक्ट्रीज एक्ट्स कम इनटू फोर्स इन। फैक्ट्रीज एक्ट कह रहे हैं कि कब मतलब लागू किया गया, कानून जब भी बना हो लेकिन वो लागू कब हुआ, यानी फोर्स का मतलब ये होता है कि कम इन फोर्स का मतलब ये होता है कि कब उसको लागू किया गया, कब उस पर अमल दरामद किया जाने लगा, ठीक है, यानी कब से उस पर अमल होने मतलब उसको लागू कर दिया गया, लोग उसको मानने लगे। और अगर कोई उसको नहीं मानता है तो फिर उस पर जुर्माना लगता है, उसको सज़ाएं दी जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, कम इनटू फोर्स। तो कब हुआ। और ये फैक्ट्री एक्ट क्या है, जैसे कहा है फैक्ट्री लगानी है तो उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन हैं, तो सारा फॉलो करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो कब आया था, 1948 में। आंसर हमारा क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, वेनिशिंग क्रीम इज़ ऑल्सो नोन एज। वेनिशिंग क्रीम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो क्या नाम है उसका, आई ड्रॉप नहीं, नेज़ल ड्रॉप नहीं, डे क्रीम, हाँ यस, ये आंसर हमारा सी, कि उसको डे क्रीम के नाम से भी जाना जाता है और कोल्ड क्रीम के नाम से नहीं जाना जाता है। तो आंसर हमारा क्या है, डे क्रीम, ठीक है। डे क्रीम को दूसरा नाम क्या है, वेनिशिंग क्रीम भी। और ये क्या होता है, दिन के टाइम में लगाया जाता है, यानी जब डे टाइम होता है उस वक्त लगाते हैं इसको। और ये हमारी बॉडी जहाँ पे भी लगाएंगे, मान लीजिए फेस में लगाता है कोई, हाथ में लगा रहा है, कहीं पे भी लगा रहा है, तो ये एक लेयर बना देता है प्रोटीन की वहाँ पे, और फिर जो सराउंडिंग इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी पे नहीं पड़ेंगे। यानी मान लीजिए धूप पड़ रही है तो उसका असर मतलब जो हमारी स्किन है उस पर नहीं होगा। एक तरीके से ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, द लिक्विड प्रिपरेशन इज़ अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन ब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन इज़ नॉन एज। ये कह रहे हैं कि वो लिक्विड प्रिपरेशन, यानी समझ लीजिए कोई लिक्विड वाली दवा है जो कि बाहरी लगाते हैं, यानी हम लोग एक्सटर्नल यानी अपने स्किन पे लगाते हैं, अंदर उसको पीते नहीं है सिस्टेमिक तरीके से। और कहाँ पे लगता है, ऑन ब्रोकन स्किन, यानी वो स्किन वो जगह जहाँ पे कटा पीटा है, मान लो फोड़ा फुंसी हो गया, कट गया, चोट लग गई, तो उस पर लगाते हैं। और विदाउट फ्रिक्शन के, यानी रगड़ते नहीं है, बस ऐसे हल्के से उस पर लेप कर देंगे, लगा देंगे। तो ऐसी चीज़ों को जो बिना रगड़े लगाते हैं और कटी पिटी चीज़ों पे लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लोशन। अब इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं, लिनीमेंट नहीं, लिनीमेंट भी नहीं है, एलेक्जर भी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, लोशन बोलते हैं, ठीक है। लोशन कहाँ होता है, कहाँ लगता है, जो कटी पिटी चीज़ें हैं उस पर लगता है, और विदाउट फ्रिक्शन बिना रगड़े लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या है इसमें, सी, लोशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, द लिक्विड और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म अप्लाइड विद फ्रिक्शन ओवर अनब्रोकन स्किन इज़। ये कह रहे हैं कि वो लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं या डोजेज फॉर्म भी बोल सकते हैं, जो कि लगाया जाता है अनब्रोकन स्किन पे और फ्रिक्शन के साथ लगाया जाता है, यानी उसको रगड़ के खूब लगाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनब्रोकन स्किन पे, यानी मतलब जहाँ कटा पिटा नहीं है बल्कि नॉर्मल कंडीशन में स्किन पे लगाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं लिनीमेंट। इसमें कई सारे ऑप्शन है, लोशन है, लिनीमेंट है, आई ड्रॉप है, नेज़ल ड्रॉप है, तो हमारा आंसर क्या है, लिनीमेंट बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, देयर आर टाइप्स ऑफ कैप्सूल। अब इसमें ये फिलिंग ब्लैंक जो है इसको फिल करना है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन है, 5, 3, 1, 2। तो कितने टाइप का वैक्सीन होते हैं, कैप्सूल होते हैं, तो कैप्सूल 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, विच इज़ नॉन एन एग्जाम्पल ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ टेबलेट। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो इवेल्यूएशन ऑफ टेबलेट नहीं है, यानी एवोल्यूशन ऑफ टेबलेट की टेक्निक नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि इवेल्यूएशन क्या होता है, जब टेबलेट बन के तैयार हो जाता है तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, और हार्डनेस उसके अंदर है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको पैक करके भेजा और रास्ते में टूट के वो चूरा चूरा हो गया, पाउडर बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें उसकी चेक की जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो टेक्निक दी गई है, कौन सी ये तरीके दिए गए हैं, टाइप्स दिए गए, कौन सा ऐसा है जो फ्री एबिलिटी टेस्ट में नहीं आता, एवोल्यूशन टेस्ट में नहीं आता है। तो एक है थिकनेस, तो ये भी आता है उसमें, ये भी एक तरीके का एवोल्यूशन टेस्ट है। हार्डनेस, ये भी एवोल्यूशन टेस्ट है। फ्री एबिलिटी, ये भी एवोल्यूशन टेस्ट है। और डी क्या है, डिसइंटीग्रेशन, ये भी एक तरीके का क्या है, एवोल्यूशन टेस्ट है। इसी तरीके से डिसोल्यूशन टेस्ट, तो ये भी है। तो अब हमारा आंसर क्या है इसमें, नन ऑफ एबो, यानी ये कि जितने हैं ये सब क्या हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ टेबलेट हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ई, नन ऑफ एबो, यानी ऊपर जितने हैं वो सब हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो इवोल्यूशन में यूज़ ना होता हो।
क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबलेट रिलीज CO2 गैस। ये कह रहे हैं कि कौन सा टेबलेट ऐसा है जो नीचे दिया गया उनमें से जो CO2 गैस रिलीज़ करता है। उसको जब पानी में डालेंगे या मुंह में जब डालते हैं तो क्या होता है, एकदम से वो टूट जाता है, उसमें से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। तो कौन सा हमारा ओरल टेबलेट? नहीं, ओरल टेबलेट भी नहीं है। च्यूएबल टेबलेट, च्यूएबल टेबलेट में, च्यूएबल टेबलेट्स वो होते हैं जो मुंह में रख के हम लोग चबा लेते हैं, उसको चबा के खा लेते हैं, उसको बोलते हैं च्यूएबल टेबलेट। तो ये भी नहीं है। लोजेंस टेबलेट्स, नहीं, लोजेंस टेबलेट्स भी नहीं है। इफरवेसेंट टेबलेट, हाँ, ये हमारा आंसर है डी। डी क्या है हमारा आंसर है? इफरवेसेंट टेबलेट्स। ओरल टेबलेट्स क्या होता है? जैसे ए वाला है, ओरल टेबलेट बोलते हैं उसको। ओरल टेबलेट जो मुंह में हम लोग खाते हैं और वो जाके क्या हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में जाके डिज़ोल्व होता है, फिर वो क्या जाता है अंदर, तो वो होता है ओरल टेबलेट, जिसको हम लोग मुंह से खाते हैं और मुंह में वो क्या होता है, डिज़ोल्व नहीं होता है। च्यूएबल टेबलेट्स क्या होता है? जिसको हम लोग मुंह में लेके चबाते हैं और चबा के खा लेते हैं, जैसे कि आयरन की गोली आती है या कैल्शियम की गोली आती है, कई सारी जो कैल्शियम कार्बोनेट की, कि मुंह में चबा लेते हैं, जैसे आता है टम्स करके आती हैं बहुत सारी उसकी, ठीक है। और लोजेंजेस क्या होते हैं? टेबलेट, जैसे कि वैक्स, हम लोग क्या होता है, वो खांसी आती है, गला वाला खिच खिच करता है, तो कौन सा खाते हैं? वे स्ट्रेप्सिल आता है एक, तो स्ट्रेप्सिल खाते हैं। ऐसे ही वैक्सीन की गोली खाते हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या है? इफरवेसेंट टेबलेट, ठीक है। इफरवेसेंट टेबलेट क्या है? ये CO2 गैस रिलीज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्लास मटेरियल फॉर कंटेनर्स। ये कह रहे हैं जो ये नीचे दिए गए हैं ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के कंटेनर्स बनते हैं, ठीक है। ये जो पहला दूसरा चैप्टर उसमें ये है कि मतलब बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो पैकेजिंग मटेरियल होती हैं। पैकेजिंग मटेरियल में जैसे ग्लास आता है, प्लास्टिक आता है, फिर क्या कहते हैं, रबर आता है, उसके अंदर मेटल्स आते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें जिसमें दवाएं वगैरह पैक होती हैं उसको बोलते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक। अब वो 4 तरह के हैं। तो फिर इसमें ये भी पूछता है कि मान लीजिए ग्लास है तो उसके एडवांटेज क्या वो बताओ, डिसएडवांटेज क्या वो बताओ, इस तरीके से। और प्लास्टिक है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं नीचे कई सारी चीज़ें दी गई हैं, कुछ एडवांटेज है, कुछ इसमें डिसएडवांटेज है। तो ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो ग्लास का एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो अब इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। तो जो ग्लास होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के लिए। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है चाहे बेस है, वो क्या करेगा, वो जो ग्लास है उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये तो ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा क्या हमारा, अंबर कलर्ड ग्लास प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट। जो अंबर कलर्ड ग्लास होते हैं, अंबर कलर्ड ग्लास हो गए, देखा होगा आपने, सिरप वगैरह आते हैं, थोड़ा थोड़ा भूरे भूरे टाइप के होते हैं जो, तो वो जो ग्लास होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, किससे? लाइट से। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जो लाइट के कांटेक्ट में आती हैं तो उनके अंदर केमिकल चेंजिंग आ जाती है, वो क्या होती है, कुछ ख़राब सी हो जाती हैं। तो ऐसी दवाओं को अंबर कलर ग्लास में रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि वो क्या होते हैं, ग्लास क्या करते हैं, एक तरीके से लाइट से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और क्या, सी इट कैन बी ईजिली क्लीन्ड। हाँ, अगर मान लीजिए गंदा हो गया कोई बर्तन है, कोई पॉट है इसका ग्लास का, तो उसको आसानी से क्या सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। डी क्या है, इट इज़ इम्परमिएबल, कि ये इम्परमिएबल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ है कि अगर अंदर लिक्विड है तो वो बाहर की तरफ मूव ना कर पाए, ढक्कन बंद है तो बाहर की तरफ नहीं जाएगा, पास नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। ऐसे ही कोई गैस है वो पास ना कर पाए तो उसको बोलते हैं क्या, इम्परमिएबल है। और परमिएबल होता है तो वो मान लीजिए अंदर हमने सामान रखा है, वो क्या कर रहे हैं, बाहर पास कर जा रहा है, उसके मान लीजिए वो कंटेनर है उसके, वो बाहर क्या रिस के क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है, तो वो क्या होता है, परमिएबल होता है। अब सब उसके एग्जांपल क्या, जैसे मान लीजिए कागज़ का अखबार होता है, कागज़ का आपने कोई थैला सा बनाया, उसके अंदर आपने तेल रख दिया, तो क्या होगा, रिस के वो बाहर चला जाता है, तो वो क्या, कागज़ क्या तरीके का परमिएबल होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या इसमें, इट इज़ हैवी इन वेट। तो ये हमारा क्या आंसर है इसका। ये डिसएडवांटेज है कि जो शीशे के यानी जो ग्लास की मटेरियल्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो हैवी होते हैं, तो भारी होते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि मान लीजिए इसको ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर ले जाना है, तो क्या होगा, उससे ले जाने में भारी रहेगा तो दिक्कत ज़्यादा आएगी। या इसका डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है एक तरीके का कि उसको टूटने का बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत ख़तरा रहता है कि टूट जाता है, कहीं भी थोड़ा सा ऊपर से गिरा तो फटाक से टच से निकल जाता है वो। तो क्वेश्चन ये, तो हमारा आंसर क्या है इसमें, ई, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। ये कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक मटेरियल होता है यानी प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो नीचे जो दिए गए स्टेटमेंट इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसका एडवांटेज नहीं है यानी इसका डिसएडवांटेज है, या इसको मेरिट और डीमेरिट भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्या है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू वीक एसिड, कि ये वीक एसिड के लिए रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये तो सही है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। बी, इट डज़ नॉट कॉज एनी क्रोजन प्रॉब्लम, इसमें कोई क्रोजन प्रॉब्लम नहीं होता। क्रोजन का मतलब होता है जंग लगना, तो ये भी ठीक है। सी क्या है, इट इज़ गुड रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स, कि ये माइक्रोब्स के लिए क्या बहुत अच्छा रेजिस्टेंट होता है, यानी माइक्रोब्स क्या इसके इस माइक्रोब्स भी क्या अटैक करके अंदर नहीं आ सकते हैं, या माइक्रोब्स अगर हैं तो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, बाहर से इसको ख़राब नहीं कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। डी क्या है, इट इज़ नॉट वेरी हैवी, कि ये बहुत भारी नहीं होते हैं, ये भी ठीक है। तो फिर इसका डिसएडवांटेज एक है इसमें कि इट कैन बी अटैक्ड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कोई तो वो क्या करता है इस पर अटैक करता है यानी इसको ख़राब करता है, इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या है इसमें भी ई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर बफर। ये कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे नीचे ग्लास दिए गए इनमें से कौन सा ग्लास ऐसा है जो बफर के लिए यूज़ होता है। बफर क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी चीज़ के अंदर डाल दिया जाए, मान लीजिए सिरप के अंदर डाल दिया तो उसके पीएच रेंज को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। पीएच क्या होता है अब ये नहीं बताऊँगा, आप इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो उसको मेंटेन करके रखता है कौन, बफर। तो अब ये कह रहे हैं किस गिलास में उसको क्या करते हैं, रखा जाता है, किस कंटेनर में उसको रखा जाता है, उसके लिए कौन सा गिलास यूज़ होता है। तो बोरोसिलिकेट गिलास नहीं। और ये जो चार दिए गए हैं ना, ये चार टाइप के गिलास यूज़ होते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंटेनर के लिए। तो एक क्या है, बोरोसिलिकेट गिलास, इसको टाइप 1 भी बोलते हैं। फिर टाइप 2 क्या होता है, ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास। 3 क्या है, रेगुलर, टाइप 3 क्या है, रेगुलर सोडा लाइम गिलास। और एक है NP टाइप, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो इन चारों में से कौन सा यूज़ होता है बफर के लिए, तो जो दूसरा वाला है टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। हमारा आंसर क्या है, बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इज़ नॉट ए यूज़ ऑफ कलरिंग एजेंट। ये कह रहे हैं नीचे ये कई सारे यूजेस दिए गए हैं, तो कौन सा ऐसा है कि जो कलरिंग एजेंट का फ़ायदा नहीं है, यानी कलरिंग एजेंट इसके लिए यूज़ नहीं होता है, कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब ये कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, तो कलरिंग एजेंट ये क्या है, एक तरीके का क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। ये क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स। अब फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है इसको मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। अब ये है कि इस जो आप इस बार सिलेबस है डी फार्मा का, उसमें 3 तरह के फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में पढ़ने के लिए कहा है, एक कलरिंग एजेंट, एक स्वीटिंग एजेंट और एक फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, तो कलरिंग एजेंट क्या करते हैं, ये कलर देने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन का फ़ायदा होता है इससे। कलर देंगे तो उससे क्या होता है, सामने वाले को अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और क्या होता है, ये वार्निंग देने के लिए यूज़ होते हैं। तो यही 3 चीज़ें, और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं लेकिन ये 3 मेन फ़ायदे इसके। एक क्या है, फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो इसके लिए तो यूज़ ही होता है ये। दूसरा क्या है, टू इंक्रीज़ एक्सेप्टेबिलिटी टू पेशेंट, के पेशेंट इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेशेंट को अच्छा लगता है इसलिए उसको ले लेते हैं। तो ये भी इसका क्या है, इसका यूज़ है। टू गिव वार्निंग, ये वार्निंग के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दवा है उस पर लाल कलर एक लगा दिया जाता है, पीछे साइड में आपने देखा होगा टेबलेट्स का जो पत्ता आता है पूरा, उस पर वार्निंग दे के लिख दिया जाता है कि ये दवा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही लें, यानी डॉक्टर के मशवरे से ही लें, उनके सजेशन के बगैर ना लें। तो एक लाल सा जब रहता है तो आदमी का ध्यान एकदम से उसके ऊपर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कलरिंग एजेंट से यूज़ हो सकते हैं। अब ये कि डी इसमें क्या है, फॉर स्वीटिंग, के मिठास के देने के लिए, स्वीट करने के लिए दवाओं को यूज़ होता है। तो नहीं, कलरिंग एजेंट स्वीटनेस के लिए यूज़ नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या है, डी के फॉर स्वीटिंग एजेंट। अब क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, दिस सब्सटेंस आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर। ये कह रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो माइक्रोब्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, वो
उनके लिए एक्टिव होते हैं, यानी उनको क्या करते हैं, वो मारने का काम करते हैं या उनके ग्रोथ को रोकते हैं। तो कौन से होते हैं वो सब्सटेंस? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। एक है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, दूसरा क्या है केलेटिंग एजेंट्स, तीसरा एंटीऑक्सीडेंट, चौथा है डी नन ऑफ द एबव। तो हम इस आंसर हमारा क्या ए, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को, यानी ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम निगेटिव हो, वो क्या करते हैं, उनको उनके ग्रोथ को रोकते हैं या उनको किल करते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है एंटी माइक्रोबियल? तो ये भी एक तरीके का क्या है, फार्मास्यूटिकल एड है। फार्मास्यूटिकल एड्स है जो कि जब दवा वगैरह बनती है, मान लीजिए सिरप वगैरह बन रहा है, तो उसके अंदर इसको भी डाल दिया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह अगर हो तो मर जाएं, या अगर वो कहीं से बाहर से आ जा रहे हैं तो उनको किल कर दें ये। अब केलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? केलेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो भी किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स जब बना देते हैं तो उसमें डिग्रेडेशन जल्दी से नहीं होता है, यानी मान लीजिए उसमें अगर माइक्रोब्स भी आ रहे हैं तो उसको जल्दी से ख़राब नहीं कर पाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो जल्दी से उसका कोई किसी दूसरे के साथ वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता उसमें, तो इस तरीके से उसका हाफ लाइफ क्या है वो बढ़ जाता है, शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाता है इस तरीके से। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से बचाते हैं, यानी ऑक्सीजन को उसमें मिलने से रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर ऑक्सीजन आके अपना काम करे, जब ऑक्सीजन किसी भी चीज़ में आके मिलता है तो उसको ख़राब करता है, ठीक है, तो ये उसको रोकते हैं ऑक्सीजन को सब्सटेंस के अंदर आके ख़राब करने से, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और डिटेल देखना है तो आप जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन आंसर है उसको जाके देख लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको सारे, मैंने एग्जाम्पल से दे दिए हैं। मैं एक एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। एंटी माइक्रोबियल का एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि बेंजोएट या सोडियम बेंजोएट, और कैलेटिंग एजेंट का क्या है, सिट्रिक एसिड, और एंटीऑक्सीडेंट का क्या है, विटामिन सी या विटामिन ई, ठीक है। हमारा इसमें आंसर क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे नीचे एडवांटेज दिए गए हैं, तो कौन सा ऐसा एडवांटेज है जो साइज रिडक्शन का एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेज है। अब पहले साइज रिडक्शन क्या होता है? साइज रिडक्शन ये होता है कि कोई भी पार्टिकल से कोई भी चीज़ है उसको साइज़ को छोटा कर दिया जाए। मान लीजिए आपके घर में गेहूँ है तो ले जाके उसको पिसवाते हैं तब उसकी रोटी बनती है, आटा बनता है वो, ठीक, तो वही क्या है, साइज़ रिडक्शन है। मान लीजिए अब दवा है, अब वो पूरा उसके पत्ते हैं तो उसको ऐसे कोई पत्ता खा के यूज़ नहीं, उसको दवा को यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको क्या होता है, सुखाया जाता है, फिर उसको पाउडर बनाया जाता है, उसको और छोटा किया जाता है, तो ये क्या है, साइज़ रिडक्शन होता है। इसको मैं पहले भी एक बार आगे पीछे आ चुका है क्वेश्चन, मैंने वहाँ पे इसको समझाया अच्छे से। तो ये इसमें से एडवांटेज कौन सा नहीं है इसका, इट मेंटेन्स कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, तो ये तो इसका एडवांटेज है, ठीक है, कि ये क्या करता है, जो सामान है उसको यूनिफॉर्म कर देता है। मान लीजिए अगर पाउडर्स हैं तो उसके जो पाउडर के साइज़ हैं, पार्टिकल साइज़ हैं, तो किसी हद तक वो क्या होते हैं, एक बराबर हो जाते हैं, यानी ऐसा नहीं कि कोई तो 4 ग्राम का है कोई 1 ग्राम का है, ऐसा नहीं, बल्कि वो किसी हद तक वो साइज़ में बराबर हो जाते हैं। दूसरा क्या है, इट एनेबल्स एक्सट्रैक्शन एंड ड्राइंग ऑफ ड्रग्स, यानी कह रहा है कि अगर किसी चीज़ के पार्टिकल को खूब छोटा कर दिया जा रहा है तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि उसमें से एक्सट्रैक्शन आसानी से हो जाता है। दूसरा क्या, तो उसका ड्राइंग प्रोसेस अच्छे से हो जाती है, ये इसका मतलब है एनेबल्स का। एक्सट्रैक्शन क्या है कि किसी भी पाउडर के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको निकालना, और ड्राइंग क्या है, उसके अंदर अगर मॉइस्चर है, उसके अंदर नमी है, उसको सुखाना। तो साइज रिडक्शन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि उससे एक्सट्रैक्शन आसान हो जाता है और ड्राइंग भी उसकी क्या होती है, आसान हो जाती है। तीसरा सी क्या है, इट इम्प्रूव्स द एब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग्स, और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा देता है, यानी पेट में जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगा, और फिर जब एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा काम भी करेगा वो, और डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ जाता है, यानी जितना ज़्यादा वो टूटेगा उतना ज़्यादा और भी वो काम करेगा। तो ये दोनों इसके फ़ायदे हैं। तो इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट मे लीड टू प्रोडक्ट कंटामिनेशन, यानी अगर साइज़ रिडक्शन करते, मान लीजिए मशीन के अंदर, चक्की के अंदर ला के सामान पिसवा रहे हैं, तो इस बात का ख़तरा है कि वो उसमें कंटामिनेशन हो जाए, यानी कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाए, कुछ अलग सी चीज़ें मिल जाए जो अच्छी उसके लिए फ़ायदेमंद ना हो, ठीक है। तो ये इसका क्या आंसर, किसमें क्या है, डी हमारा आंसर है कि इट मे लीड टू प्रोडक्ट कंटामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर साइज़ रिडक्शन। भी कह रहे हैं कि कई सारी मशीनें दी गई हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो साइज़ रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। तो एक है साइक्लोन सेपरेटर, दूसरा सिल्वर्सन मिक्सर, तीसरा ट्रिपल रोलर मिल। ये तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पहले बता दिया हूँ। साइक्लोन सेपरेटर क्या है कि इसमें मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स साइज़
को क्या किया, रिडक्शन किया गया, यानी उसके पार्टिकल साइज़ को छोटा किया गया, पिसवाया गया, तो अब उसमें ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे बराबर हो जाते हैं, बल्कि कुछ छोटे बड़े हो जाते हैं। मान लीजिए गेहूँ पिसवा के लाते हैं तो उसमें चोकर भी निकलता है, तो ये छान छान के चोकर को बाहर निकालते हैं छलनी से, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइज़ सेपरेशन बोलते हैं। और उसी की तरह उसी को साइज़ सेपरेशन करने के लिए, यानी साइज़ छोटे बड़े साइज़ को अलग अलग करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है वो होती है साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, उसके लिए सीव्स भी यूज़ होती हैं, बहुत सारी चलनियाँ होती हैं, सीव्स के नंबर्स होते हैं वो भी यूज़ होती हैं। और साइक्लोन सेपरेटर ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो उसको अलग अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर यूज़ होता है। इस लिक्विड को अलग कर देता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग कर देता है। तो ये हो गया सिल्वर्सन मिक्सर मैंने बता दिया, ट्रिपल रोलर मिल बता दिया कि दोनों मिक्सिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। हैमर मिल और बॉल मिल, ये दोनों क्या हैं, ये हमारा आंसर है कि ये दोनों साइज़ रिडक्शन के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। हैमर मिल और बॉल मिल, इसमें ये जो मिल है दोनों, इसके अंदर डाल के साइज़ को रिडक्शन किया जाता है, यानी छोटा किया जाता है, पीसा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए साइज़ रिडक्शन हो गया, साइज़ सेपरेशन हो गया, अब उसको सुखाना है, उसमें ड्राइंग, उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह है कुछ, उसको सुखाना है, मॉइस्चर उसकी नमी निकालनी है, नहीं तो दवा ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए कौन सी मशीनरी यूज़ होती है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, तो ए है फ्रीज ड्रायर, दूसरा है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, और तीसरा क्या, बोथ ए एंड बी। तो आंसर हमारा क्या है, बोथ ए एंड बी, यानी फ्रीज ड्रायर भी क्या होता है, ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर भी क्या होता है, इसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए, ड्राइंग के लिए। इसके ऊपर डिटेल से मैंने जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन उसमें मैंने डिटेल से समझाया, वहाँ से अगर ज़रूरत हो आप देख सकते हैं जाके। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, द अदर नेम ऑफ कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन इज़। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे तरीके होते हैं किसके, एक्सट्रैक्शन के, यानी दवा में से उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने का। ठीक है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने का जो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैसिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, परकुलेशन हो गया, स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, स्ट्रेस ऑटो प्रोसेस हो गया, मंसकेज प्रोसेस हो गया, किपनबर्ग्स प्रोसेस हो गया, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस ये भी है कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन, तो इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा इसका नाम क्या है, क्या मैसिरेशन है, नहीं, डाइजेशन है, नहीं, इसका तो फिर क्या है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। ये आंसर हमारा क्या है, सी, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं किसको, कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन को। अब क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये कह रहे हैं कि हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एक इसमें है एट्रीशन, दूसरा है कटिंग, तीसरा क्या है, लेविगेशन, और चौथा क्या है, इम्पेक्शन। तो एट्रीशन पे भी काम नहीं करता, कटिंग पे भी काम नहीं करता, लेविगेशन पे भी काम नहीं करता, डी इम्पेक्शन पे काम करता है। इम्पेक्शन क्या होता है कि इसमें एक हथौड़े वाली जैसी चीज़ लगी रहती है और बहुत तेज़ी से वो टकराती है, जो भी चीज़ है, सब्सटेंस है, उससे उसका साइज़ को क्या करती है, रिडक्शन करती है, साइज़ को छोटा करती है, तो उसको बोलते हैं इम्पेक्शन। ठीक है, तो हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इम्पेक्शन पे काम करता है। अब ये हैमर मिल और बॉल मिल कैसे काम करते हैं, कैसे होते हैं देखने में, उनका प्रिंसिपल क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसके मैंने डिटेल जो वीडियो बनाई है, लॉन्ग आंसर टाइप की जो क्वेश्चन है उसमें जाके आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर ये हमारी कोशिश, ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके, आप उससे फ़ायदा उठा सकें। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आप ये कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइए कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं। हाँ, एक बात ये कि इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि मैं ये वीडियो बोर्ड पे नहीं बना पाया हूँ, इसलिए कि लाइट की दिक्कत है, 2 दिन से लाइट कंटिन्यू कट रही है। और क्या फिर बहुत सारे लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि जल्दी से वीडियो डालिए जो MCQs वाले हैं, चूँकि एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, इसलिए मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ एक बार फिर से। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आया इसमें तो कमेंट करके बताइए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।